नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम में। दर्शकों, हम महिलाएं भारत का गौरव हैं और आज हम हर क्षेत्र, चाहे पुलिस हो, आर्मी, एयरफोर्स, आईटी, इंजीनियरिंग या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित भी कर रही हैं। आवश्यकता है तो बस समाज और सरकार के पूर्ण समर्थन की, फिर हम भी हमारे प्रगति का स्वर्णिम इतिहास रच सकेंगी। तो स्वावलंबन की इस यात्रा में हम कितना आगे हैं और किन किन क्षेत्रों में आज भी सुधार की आवश्यकता है, इसी विषय पे आज हम बातचीत करने वाले हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तो अपने विचार हमसे साझा करने के लिए जो अतिथि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं उप पुलिस अधीक्षक जगदलपुर गीतिका साहू जी, और हैं मेरे साथ महिला एवं बाल विकास विभाग जगदलपुर में पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थ दीपलता उइके जी। तो आप दोनों अतिथियों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो गीतिका जी, कार्यक्रम का आरंभ आपसे करते हैं और मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आप इसे किस तरह परिभाषित करेंगी? मेरी नज़रों में महिला सशक्तिकरण के वही मायने हैं जिसमें महिला को समान सम्मान मिलता हो, अवसर और अधिकार मिलता हो जी। महिला अगर स्वयं से कोई निर्णय लेने में सक्षम है तो मेरी नज़रों में वह सशक्त महिला है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आर्थिक रूप से जो सशक्त होती हैं वही महिला सशक्त हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी महिला अगर वो होम मेकर भी हैं और अपनी डिसीजन खुद ले सक रही हैं तो मेरे हिसाब से वो सशक्त महिला है जी। बहुत ही गहरी बात कही आपने कि जब हम अपने विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं तभी हम सशक्त हैं। तो दीपलता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो आज से कुछ दशक पूर्व की महिलाओं और आज की महिलाओं में आप क्या अंतर महसूस करती हैं? पहले के दशक की महिलाओं में मैडम न ही शिक्षा का अधिकार था, नहीं कोई डिसीजन लेने का अधिकार था, नहीं रहन सहन, यहाँ तक कि खुद के स्वयं के कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। सास ससुर ने कह दिया कि आज तुम्हें ये सब्जी बनानी है, वो बनानी है, आज ये कपड़े पहनने हैं, तुम्हें तो पहनने हैं। तो मतलब महिलाएं उस दशक में वाकई में एक दयनीय स्थिति में थी। पर आज की जो महिला सशक्तिकरण की बात करें तो आज की महिलाएं शिक्षा जगत में एक अग्रसर हो रही हैं। और महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है मैडम जिसमें महिलाओं को आत्मसम्मान, अधिकार, स्वतंत्रता, मतलब इस सभी चीज़ों में महिलाएं अग्रसर हो रही हैं, शिक्षित हो रही हैं और अगर हम कहें तो बहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रही हैं। अगर महिला सशक्तिकरण को हम एक शब्दों में पिरोएं तो महिलाओं को सभी क्षेत्रों में मजबूत बनाना, यही महिला सशक्तिकरण जी। बहुत बढ़िया। तो गीतिका जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप फील्ड पे जाती हैं तो विकास की दौड़ में आप बस्तर की महिलाओं को किस स्थान पर देखती हैं? निश्चित तौर पे बस्तर की जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, वो महिला सशक्तिकरण के दौर से गुजर रही हैं। उसका उदाहरण हम देखें तो यहाँ की बस्तर गर्ल नैना धाकड़ है, वो न केवल आंचलिक स्तर पर उनकी पहचान है, केवल वो महिला ही नहीं और भी महिलाएं ऐसी हैं जिनका न केवल अपने प्रादेशिक स्तर पर पहचान है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही पहचान है। तो अगर हम ये देखें तो निश्चित तौर पर हम ये पाएंगे कि बस्तर में महिला सशक्तिकरण का दौर चल तो रहा है, परंतु जिस तरह से मैं लोकल फील्ड पे रहती हूँ और देखती हूँ तो बहुत सारी महिलाएं हैं वो कम पढ़ी हुई हैं, मतलब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की हुई है। तो ये चीज़ें बस्तर में अभी भी मौजूद है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ की जो रिमोट एरियाज़ हैं उनमें अभी विकास जो है अभी भी निरंतर चल रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा आपका कारण ये हो सकता है यहाँ की जो सामाजिक पारंपरिक पृष्ठभूमि है उनके चलते भी लोगों को वह आवश्यकता नहीं लगती होगी। लेकिन हम इस जगह से अगर आगे बढ़ के देखें तो निश्चित तौर पर यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है, मतलब महिला के विकास की आवश्यकता है जी। कहीं ना कहीं थोड़े विकास की अभी भी आवश्यकता है जी। तो दीपलता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप फील्ड पे जाती हैं, क्योंकि आप भी फील्ड वर्कर हैं, तो आप बस्तर की महिलाओं से जब प्रतिदिन मिलती हैं तो उन्हें किस तरह से देखती हैं कि वे अपने अधिकार के लिए कितनी जागरूक हैं? बिल्कुल सही कहा मैडम, वाकई में बस्तर की महिलाएं भोले भाले तो हैं जी, पर शिक्षित
नहीं होने के कारण जी। मतलब महिलाएं जो हैं शिक्षित उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो शिक्षित नहीं होने के कारण वो अपनी अधिकारों के बारे में नहीं समझ पाती, नहीं जानती हैं। तो हम अपने जागृति शिविर, महिला बाल विकास की तरफ से जागृति शिविर करते हैं। उस शिविर के माध्यम से वो महिलाओं को बताते हैं कि अपने अधिकारों के बारे में आप समझिए। अगर आपके परिवार में मारपीट होता है, पति द्वारा प्रताड़ना होती है, सास ससुर के द्वारा कोई प्रताड़ना होती है, या समाज में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई छेड़खानी होती है, तो आप अपने अधिकार के बारे में जब तक नहीं जानेंगी तब तक आप जाके थाने में कैसे कंप्लेन करेंगी, सुधार गृह में कैसे अपने बच्चों को लेके जाएंगी, या स्वयं कैसे सखी सेंटर जाएंगी। वहां तक जब तक हम अपने अधिकार के बारे में नहीं समझेंगे तब आगे नहीं बढ़ेंगे। पर मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी मैडम, कुछ महिलाएं आगे आ रही हैं, वो बिल्कुल सुधार गृह तक जा रही हैं, सखी सेंटर तक जा रही हैं, बिल्कुल थाने में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा रही हैं। तो आज वाकई में महिला सशक्तिकरण परिवर्तन हम महसूस कर रहे हैं। जी हाँ। गीतिका जी, अब मैं आपसे कहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि उन किशोरी बालिकाओं से आप क्या कहना चाहेंगी जो अपनी शिक्षा के मध्य स्तर पे हैं, क्योंकि जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आर्थिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है और वो आएगा केवल शिक्षा से। तो उन्हें किस प्रकार से अपनी शिक्षा सुदृढ़ रखनी चाहिए और एक प्लानिंग किस प्रकार से करनी चाहिए कि वो अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त कर पाएँ? जी ज़रूर। जो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो अपने शिक्षा के मध्य स्तर पर हैं जो महिलाएं या बालिकाएं, वो अपनी शिक्षा को पूर्ण करें, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा आपका बोलना चाहिए हथियार है जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है, आपको हर रणभूमि में विजय दिला सकता है। तो अपनी शिक्षा को पूर्ण करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ महिलाएं या बालिकाएं ऐसी हैं जिनको अपने परिवार को भी आर्थिक रूप से सहयोग करना है, तो आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं, असीम आपकी प्रतिभाएं हैं, आप उनको पहचानें और उन प्रतिभाओं के आधार पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर देखें तो बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिनका आप लाभ लेकर स्कॉलरशिप ले सकते हैं, आप किसी सरकारी नौकरी पे आ सकते हैं, प्राइवेट नौकरी आप ले सकते हैं। इसके लिए केवल और केवल आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो अगर आप उस स्तर पर जागरूक हो जाती हैं तो निश्चित ही आप न केवल मानसिक रूप से सशक्त रहेंगी बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त पाएंगे। मतलब ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है हमारे लिए। जी हाँ। दीपलता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे समाज में बाल विवाह भी एक अभिशाप की तरह है और बस्तर में ये एक बड़े पैमाने पे हम कह सकते हैं सुदूर अंचलों पे। तो इसके रोकथाम के लिए क्या प्रयास हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। वाकई में हम फील्ड में काम करते हैं तो ऐसी घटनाएं या ऐसी शादियां आज भी चुपके से करने की कोशिश करते हैं। पर हम पहले से अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समझा दिए रहते हैं कि मतलब हम बाल विवाह हमारे गांव में बिल्कुल कहीं भी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अरे वो नहीं जानते हैं गांव वाले, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं जानेगी करके इन लोग चोरी छुपके से करने की कोशिश करते हैं। पर हम जैसे ही पता चलता है तो चाहे वो जागृति शिविर के माध्यम से हो, चाहे गिरी भेंट के दौरान गांव वालों को सभी को पता है कि मेरी बच्ची की शादी 18 वर्ष और लड़के की शादी 21 वर्ष में ही होनी चाहिए। महिला बाल विकास में किशोरी बालिका प्रशिक्षण होता है। किशोरी बालिका प्रशिक्षण के दौरान ट्रेनिंग देते हैं उनको। तो किशोरी बालिका प्रशिक्षण में हम लड़कियों को बताते हैं, जिसमें 15 से 20 महिलाएं लड़कियां होती हैं, सॉरी, तो उसमें बताते हैं। तो उसमें मैं एक ही उदाहरण देती हूँ वहाँ पे कि मतलब 18 वर्ष में ही शादी क्यों करनी चाहिए, 18 वर्ष से कम में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। तो मैंने हमेशा 2 घड़े का एग्जाम्पल देती हूँ, एक कच्चे घड़े का एग्जाम्पल, एक पक्के घड़े का एग्जाम्पल देती हूँ। और उसमें अगर हम कच्चे घड़े में पानी डालें तो बह के फूट जाएगा और पक्के घड़े में पानी डालें तो स्थिर रहेगा। उसी तरह हमारा शरीर, अगर हम जब 18 वर्ष से कम में शादी होती है तो हम माँ बनने के लायक नहीं होते हैं, तो हम क्या हमारा शरीर नुकसान होगा। अगर हम प्रेग्नेंट होती तो हमारा होने वाला बच्चा कुपोषण की ओर चला जाएगा। तो इस तरह की समझाइश उनको देते हैं मैडम। उनको सैनिटाइज नेपकिन के बारे में बताते हैं, उनको शारीरिक बदलाव के बारे में बताते हैं। तो पूरी गांव की महिलाएं सब जानती हैं कि मुझे अपनी बच्ची की शादी 18 वर्ष की उम्र में ही और लड़के की उम्र 21 वर्ष में
करनी चाहिए। तो इतने बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं विभाग के माध्यम से। और एक बात इसमें और बताना चाहूंगी मैम कि एक बार क्या हुआ, किशोरी बालिका की प्रशिक्षण मैंने दे रही थी, तो 3 दिन का प्रशिक्षण था। 3 दिन प्रशिक्षण होने का बालिका की शादी लग चुकी थी, तो शादी लग चुकी थी तो उसने सीधा थाने पे चली गई। तो मैंने समझाया था कि जब भी ऐसी कोई परेशानी हो तो हमसे बात करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बात करें, या थाना में जाके आप रिपोर्ट जरूर लिखाएं, ऐसा करके। तो उन्होंने थाने में चली गई, तो वहाँ टीआई सर का फोन आया, तो बोले मैडम आपने कौन सा प्रशिक्षण दिया, एक बालिका हमारे पास आई हुई है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। तो मेरी वो उपलब्धि हुई, क्योंकि मैंने वो किशोरी बालिका का प्रशिक्षण दिया तो मेरी उपलब्धि हुई। तो हमने टीआई सर के साथ हम उस गांव पे गए, फिर उनको उनके पेरेंट्स को समझाया कि नहीं, अपनी बच्ची की उम्र 1 साल बाद कीजिएगा। तो थोड़ी सी बहस भी होने लगी कि नहीं हमने तैयारी कर ली है, हमारी इतना सामान्य हो गया। तो मैं बोली उससे कहीं ज़्यादा नुकसान, मैंने कहा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान आपकी बच्ची के स्वास्थ्य पे पड़ेगा। ऐसा करके मैंने उनको समझाइश दी, फिर वो शादी रुक गई, फिर 1 साल बाद उनकी शादी हो गई। तो बहुत बढ़िया प्रयास आपके विभाग के द्वारा किया गया है, और आज हमारा कार्यक्रम देखने वाले हमारे तमाम दर्शक भी जरूर ये समझेंगे कि हमारी बच्चियों की शादी 18 वर्ष से कम में नहीं करनी चाहिए। गीतिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी विभाग के प्रमुख हेल्पलाइन नंबर के बारे में अब आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, शासन के द्वारा 1091, मैं रिपीट करती हूँ, 1091 जो नंबर है वो महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा अगर बस्तर जिले की बात करें तो हमारा कंट्रोल का नंबर है 947919 94099। इसके अलावा 2011 से महिला सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना हर जिलों में की गई है, तो हमारे जिले का जो नंबर है वो है 947919 94034। तो इन तीनों नंबर में आप कभी भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ शासन है उन्होंने अभिव्यक्ति ऐप भी लॉन्च किया है। ये बहुत ही अच्छा ऐप है, आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो SOS बटन दिया हुआ है, वहाँ आपको किसी भी नंबर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आपात स्थिति में हैं तो डायरेक्ट ही कॉल और लोकेशन हमको शेयर हो जाता है। जी दीपलता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को किस प्रकार से स्वावलंबी बनाया जा रहा है, जरा हमें इसके बारे में भी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका। गांव में महिला स्व सहायता समूह ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। कुछ महिलाएं मशरूम का व्यवसाय कर रही हैं, कुछ किराने का व्यवसाय कर रही हैं। तो जो गांव में और महिलाएं हैं तो इनको मतलब लाभान्वित होते हुए देखकर उनके मन में एक जागरूकता पैदा हुई कि जब ये कर सकती हैं, 10 महिलाओं का समूह है, जब एक मशरूम गांव पे ही करना है हमें, मशरूम उत्पादन कर सकती हैं, चूड़ी का व्यवसाय कर रही हैं, किराने की दुकान से लाभान्वित हो रही, पूरे परिवार का लालन पालन कर रही हैं, तो क्यों ना हम करें। तो ऐसी एक जहाँ पे जिस गाँव में एक समूह था मैडम, आज 5 से 10 समूह है गांव में। तो इसी वजह से सब महिला समाज खुद उनको मोटिवेट करती हैं कि आप भी हमारे जैसे काम करें ताकि आप भी अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकें। जी, तो मैं साथ ही के साथ आपसे यही जानना चाहूँगी कि स्वयं सहायता समूह किसी व्यवसाय को वो शुरू कर सकती हैं, तो उन्हें फंड की व्यवस्था कैसे उपलब्ध कराते हैं आप? बिल्कुल मैम, अगर छोटे छोटे व्यवसाय करना है तो हमारे यहाँ शक्ति स्वरूप योजना है। शक्ति स्वरूप योजना में मैडम हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें 1 लाख रुपये तक, अगर बड़े व्यवसाय करना चाहती हैं महिलाएं, उनकी पंजियां, जैसे समूह का हम लोग पंजियां देखते हैं, एक ग्रेड में है कि नहीं, एक ग्रेड का मतलब प्रतिदिन वो मतलब सप्ताह में बैठक लेती हैं कि नहीं, पैसे जमा करती हैं कि नहीं, तो उनको एक ग्रेड के माध्यम से उन्हें हम फॉर्म फिलअप करके जमा कर देते हैं। तो 1 लाख रुपए तक की उनको राशि मिलती है मैडम, तो वो थोड़ा सा बड़ा व्यवसाय कर सके। और छोटे छोटे व्यवसाय जैसे छोटे और समूह वाले हैं जिसको हमको 50,000 की ज़रूरत है या 30,000 की ज़रूरत है, 20,000 की ज़रूरत है, तो इस योजना में जैसे छत्तीसगढ़ महिला कोष है उसमें हम 50,000 तक की राशि उनको प्रदाय करते हैं। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार कितनी सारी योजनाएं चला रही है, आवश्यकता है बस हमें जागरूक होने की, लाभ लेने की। जी, तो गीतिका जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया, इतने सारे हमें अधिकार दिए हैं सरकार ने, कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है हमारी, फिर भी समाज में हम महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध हम देखते ही हैं। तो इन अपराधों को रोकने के लिए एक महिला होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? मैं इसमें थोड़ा सा आपका जो शब्द है वो चेंज करना चाहूँगी। केवल महिला की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, महिला और पुरुष दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये पूरी जो प्रकृति है वो 2 लोगों से मिलके है बनी हुई, जो समाज है हमारा वो महिला और पुरुष दोनों से मिलके बना हुआ है। तो जो भी आपका शुरुआत है या जो भी प्रयास है वो पारिवारिक स्तर से लेके सामाजिक स्तर तक
आना चाहिए। हम जहाँ महिला को ये बताते हैं कि तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसे उठना है, ऐसा व्यवहार करना है, ऐसी शिक्षा लेनी है, यहाँ पे तुमको सीमित रहना है, यहाँ पे तुम सोच सकते हो, वही हमको पुरुष को भी बताना है जी। आपके भी कुछ दायरे हैं, उन दायरों को आपको उन दायरों में रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। उनका एक दायित्व ये भी है कि जो समाज की महिलाएं हैं, उनकी परिवार की महिलाएं हैं, वो सुरक्षित रहें। और जहाँ तक महिलाओं के प्रयास के बारे में अगर आप बात करेंगे तो मेरा हमेशा से जोर यही रहेगा, अगर आप साक्षर हैं, अगर आप में ये समझ है कि आप क्या हैं, तो आप किसी भी स्तर पर आगे बढ़ सकती हैं। अगर आप संकुचित विचारधारा में खुद को जकड़े हुए हैं तो आप कभी भी नहीं सोच पाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकती तो मैंने खुद ही अपना दायरा सीमित कर लिया है। अगर मैं ये सोच सकती हूँ, क्योंकि हम अपने आप में ही दुर्गा हैं जी, हम अपने आप में ही सरस्वती और लक्ष्मी हैं, तो हम ये मान लें जिस दिन की हमारे अंदर असीम संभावनाएं हैं उस दिन हम सब कुछ कर सकती हैं। तो महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभव नहीं है, और प्रयास हर स्तर पर संभव है। तो दीपलता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण आहार के लिए विभाग में क्या कार्यक्रम संचालित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। गर्भवती माताओं के लिए भी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री द्वारा एक मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान लागू किया गया है मैम। उसमें 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को, मध्यम एवं गंभीर बच्चों को खिचड़ी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खिचड़ी दिया जाता है, खिचड़ी और अंडा दिया जाता है, और मंगलवार और गुरुवार और शनिवार को रागी का हलवा दिया जाता है, ताकि उनके स्वास्थ्य पे मतलब उनको पौष्टिक आहार मिल सके। और जो हमारे पूरक पोषण आहार का अर्थ तो यही अर्थ होता है कि पूरक पोषण आहार, पूरक आहार है। तो जो हमारे बच्चे घर से खाना खा के आते हैं, नाश्ता करके आते हैं, तो हमारे केंद्रों में जो आहार मिलता है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए उनके पौष्टिक आहार मिलता है, जो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिलता है। एनीमिक महिलाएं हमारी जो 8 ग्राम से जिनका ब्लड कम होता है, एनीमिक कहलाती महिलाएं, वो महिलाओं को भी खिचड़ी, अंडा और रागी का हलवा दिया जाता है। गीतिका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोई महिला किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है तो जब वो आपके पास सहायता के लिए आती है तो उनकी सहायता के लिए आपके विभाग की प्रक्रिया क्या होती है? जी, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगी कि महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए सन 2011 में महिला सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जिसको आप महिला सेल के नाम से भी जानते हैं। हर जिलों में स्थापित है ये। महिला सेल में आप किसी भी वक्त बेझिझक आ सकते हैं। विशेषकर महिला संबंधी जो अपराध होते हैं, एक तो वो अस्मिता भंग करने वाले कुछ अपराध होते हैं, और एक जो होते हैं वो पारिवारिक विवाद होते हैं। जो पारिवारिक विवाद की स्थिति रहती है, मान लीजिए महिला जो है वो अपने परिवार से प्रताड़ित है, मतलब ससुराल से प्रताड़ित है, तब की स्थिति में अगर वो हमारे पास आती हैं तो हम महिला बाल विकास विभाग का सहयोग लेते हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर में उनको दाखिला दिलाते हैं, ताकि वो मानसिक रूप से पहले तो सबल हो पाए। क्योंकि अगर कोई प्रताड़ित है और कोई प्रताड़ना झेल रही है महिला, तो उस समय निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं होती है। तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि उनको एक सुरक्षित परिवेश दिला पाएँ। तो उनके लिए हम सखी वन स्टॉप सेंटर में उनको दाखिला दिलाते हैं। इसके बाद अगर हमको ये लगता है कि अभी भी संभावनाएं हैं कि परिवार जो है वो सकुशल सुखी परिवार बन सकता है, तो हमारे द्वारा काउंसलिंग का प्रयास किया जाता है। 3 बार काउंसलिंग कराया जाता है, जिसमें जो समाज के वरिष्ठ गण हैं, जो परामर्शदाता हो सकते हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। हमारे विभाग के भी जो अधिकारी होती है, महिला अधिकारी, वो सम्मिलित होती हैं। और अगर इस काउंसलिंग के दौरान ये लगता है कि उनमें सुलह संभव है तो सुलह कराया जाता है। अन्यथा ये लगता है कि अपराध की ही श्रेणी में आने वाला है, तो हमको जब ये स्थिति समझ आ जाती है, और वो काउंसलिंग में उनके साइड से यही रहता है कि उनको आगे बढ़ना है अपराध के उसमें, तो हम उसको परिवाद की स्थिति में होती है तो परिवाद दायर करवाते हैं। अन्यथा अपराध में अगर हमको FIR करना होता तो FIR करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में यदि महिला चाहे कि उसका नाम उजागर ना हो तो क्या ये भी संभव होता है? जी, ज़रूर होता है। जिसमें ऐसे जो भी प्रकरण रहते हैं जिनमें महिला की अस्मिता भंग होने का हुआ रहता है, जैसे कि आप रेप वगैरह समझ जाइए, इन सब में मतलब बाय लॉ ही है कि हमको उनके जो परिचय है उसको उजागर नहीं करना है। जी हाँ।
दीपलता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि विभाग में के बारे में आपने तो बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया, कुछ छूट रहा हो तो उन योजनाओं के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे अच्छी योजनाएं हैं, सबसे पहले तो पूरी योजनाओं के बारे में बता देती हूँ मैम। हमारी महिला बाल विकास में सबसे प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है, सक्षम योजना है, छत्तीसगढ़ महिला कोष है, स्वावलंबन योजना है, शक्ति स्वरूपा है, बाल संदर्भ है, ये बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के बारे में क्योंकि मैं दर्शकों को भी यहाँ पे बताना चाहूँगी मैम, क्योंकि प्रधानमंत्री मातृत्व योजना में गर्भवती माताओं को पहले बच्चा जैसे बालक हो या बालिका, इसमें गरीबी रेखा का कोई भी शर्त नहीं है। इसमें पहले जैसे आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन होता है, पंजीयन होने के उपरांत टीकाकरण होता है, टीटी का जो लगता है टीकाकरण होता है, उसके बाद उनको उनके खाते में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है जो 3000 की राशि उनको दी जाती है। और सेकेंड किस्त है, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के उपरांत भी उनको टीकी BCG वगैरह का टीका लगता है, टीका लगने के उपरांत उनको 2000 की राशि दी जाती है। ये टोटल 5000 की राशि दी जाती है मैडम। उसी महिला, उसी गर्भवती माता की सेकेंड बालिका होती है, सेकंड बालिका होती है, उसे कौशल्या मातृत्व योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत उनके खाते में डायरेक्ट 6000 की राशि दी जाती है। तो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं बिल्कुल प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का लाभ उठाएं। जी हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी। गीतिका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि विभाग की और कोई योजनाएं जिनके बारे में हमारे दर्शकों को जानना चाहिए तो आप हमें बताइए। जी, मैंने जैसे कि शामिल किया है, मेन तो हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग रहती है। हम जो मतलब एक होता है प्रिवेंशन और एक होता है डिटेक्शन। तो अगर हम प्रिवेंशन के लेवल पे जाते हैं तो कम्युनिटी पुलिसिंग के ज़रिए बहुत सारे अवसर होते हैं जिसमें हम महिलाओं से मतलब प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होते हैं और उनको सुरक्षा संबंधी विधिक जो उनके अधिकार होते हैं उनके बारे में अवगत कराते हैं। इसके अलावा जो रहता है हमारे यहाँ अभी आपको जैसे मैंने बताया 2011 से महिला सेल की स्थापना की गई है। किसी भी अपराध होने की स्थिति में वह वहाँ संपर्क कर सकती हैं। अभिव्यक्ति ऐप जो है वो बहुत ही अच्छा ऐप है। मैं पूरे दर्शकों से अनुरोध करूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं वो आज ही अपने मोबाइल पे अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करें। उनमें उसमें 2 नातेदारों का संपर्क लिया जाता है। उसको संपर्क लेने के बाद उसमें आप लिखित शिकायत भी मीन्स आप मोबाइल के थ्रू भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अगर आप आपात स्थिति में हैं तो SOS बटन भी दबा सकते हैं। उससे होता ये है कि SOS बटन जैसे ही दबाने से आपको तुरंत पुलिस विभाग के द्वारा कॉल आ जाता है और आपका लोकेशन आपके नातेदार को पहुंच जाता है। इसके अलावा हमारा जो पुलिस लाइन पे ही जिला स्तर पे जो कार्यक्रम हम करते हैं उसमें पुलिस परिवार की जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार से संबंधित हम सिलाई और आपका जो उनकी रुचि होती है उसके अनुरूप जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है और उनका आपका शारीरिक जो चेकअप वगैरह है वो भी कराया जाता है। जी हाँ, समय का अभाव है और इस विषय पे तो मन कर रहा है कि हम बैठकर बातचीत करते ही रहें, तो समय का अभाव है तो मैं चाहूँगी कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों से अपने विचार अनुभव के रूप में कहें। तो दीपलता जी, सबसे पहले आप। सबसे पहले तो जब महिला सशक्तिकरण की बात हुई तो मैं तो सभी पेरेंट्स से ही कहना चाहूँगी कि अपनी बालिकाओं को जरूर शिक्षित करें और उनको इतना अपनी शिक्षा और अपना कर्तव्य निष्ठा से इतना आगे अग्रसर करें ताकि वह अपने देश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ अपना देश के लिए रोशन कर सकें। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गीतिका जी, आप। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप में सक्षम हैं। आपको किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने आप को पहचान जाएंगे उस दिन आप सभी रणभूमि में विजय प्राप्त कर लेंगे। तो आप अपने आप को पहचानें और हमेशा विकास की ओर बढ़ते रहें। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं अंतिम तौर पे आप दोनों अतिथियों का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इस विषय पे हमसे बातचीत करी। हमारे स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।